एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर जी हूँ। एक बार फिर पहुंचे जंतर मंतर पे, जहाँ पे पहलवानों और जवानों का धरना चल रहा है। वन रैंक पेंशन को लेकर धरना चल रहा है और आज हमारे साथ में कपिल फौजी जो लगातार धरने पे अपना योगदान दे रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार पत्रकार मुद्दे भाई साहब। सबसे पहले तो आपको सबसे बधाई होगी, इतने दिन से सरकार ने सुध नहीं ली, लेकिन आपका जो जनमत का समय है, मतलब लोगों को भी जो फौजियों को जो वो आपको समर्थन मिल रहा है। वन रैंक पेंशन में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, वो सबको पता है, लेकिन और मुख्य बिंदु आप थोड़ा सा हमें बताओगे ताकि दर्शकों को भी ये चीज़ पता चले। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के अपने पूर्व सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूं कि 30 अप्रैल का जो समर्थन मिला मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, सभी पूर्व सैनिकों ने इकट्ठे होकर और अपने मान्यों को जो मांग पत्र दिया है वो काबिले तारीफ है। और ऐसा इतना बड़ा समर्थन, ये देख लो हमने 75 साल वो लग गए इसमें खड़े होने के लिए, पर बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसा जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, कॉल हो रही है, तो जहाँ कहीं हमारा जो डर बैठा हुआ है ना 75 सालों से कि हम खड़े होंगे तो खुद कोई हमारी पेंशन नहीं काट दे, ये नहीं काट दे, वो नहीं काट दे, हमने उस डर बैठा था, हमने उस डर को हराया। क्योंकि पेंशन जो हम ले रहे हैं वो किसी की मेहरबानी से नहीं ले रहे कि हम कोई बढ़िया की नौकरी करके आए हुए हैं वहाँ पे, नहीं, हमने 6 मीटर कपड़ा पहना है, सीमाओं पे हम खड़े हुए हैं, छाती हमने लगाई है, और जब छाती लगाई है दुश्मन की गोलियों को भी उस छाती के अंदर लिया, पर देशवासियों तक नहीं पूछने दिया। तो पेंशन हमारी सेवा है, और ये जो सेवा है हमने वो जो की है वो राष्ट्र की है, और जो पेंशन दे रहे हैं वो 140 करोड़ लोग अपने खून पसीने टैक्स पेयर से दे रहे। तो सैनिक भाइयों को ये जो गुमराह किया जा रहा है ना, जो रिटायर्ड लाभी के द्वारा, क्योंकि जब धरना चला फर्स्ट वाले दिन तो जब बोला गया कि इनको कुचल दो, इनको ये कर दो, इनके ऊपर से टैंक चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, तो ये ऐसी तोड़ने के लिए ऐसी करते रहेंगे। और दूसरी बात भाई देखो, ये सबको मालूम हो गया कि आज पूरे देश को कि हमारी मांगे क्या। सबसे बड़ी मांग ये है कि भारतीय सेनाएं शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली कैसे हो कि जो उसके अंदर जो रूढ़वादी प्रथाएं हैं वो बाहर निकाली जाएं, जो समानता है वो लेके आई जाए, पे पेंशन में जो फ़र्क है उसको ठीक किया जाए, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, जवानों का मनोबल बढ़ेगा। या टीवी के ऊपर बोलने से या होली दिवाली पे लाडू खिलाने से, जलेबी खिलाने से नहीं मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ता है जवान को मान और सम्मान देने से बढ़ता है। सम्मान उनका हक है, वो मानने मारा जाए। हाँ जी। और आप देखो, आप बहुत सारे बोलते हैं कि विपक्ष पार्टी क्यों नहीं आती यहाँ पे, विपक्ष पार्टी का समर्थन ले लो। हमने विपक्ष पार्टी का समर्थन क्यों चाहिए? ये पहली बार हुआ है 30 अप्रैल को कि जो माननीय प्रधानमंत्री के सांसदों ने ही कह दिया कि भाई माननीय प्रधानमंत्री से गलत हुआ है और जवान जैसों के साथ में अन्याय हुआ है। मतलब आज तक आपने देखा होगा, किसान आंदोलन भी देखा होगा, बहुत सारे और आंदोलन भी देखे होंगे, पर कभी किसी भी सांसद ने अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ में वो नहीं बोला। पर यहाँ देखो सांसद अपनी सरकार के खिलाफ बोल गए। एक बात वो समझ में नहीं आ रही है, जब बातचीत करते हैं कि हर आदमी बोलता है कि विपक्ष का क्या रोल है, सरकार जनता ने बनाई है, तो उस पर जो सवाल है वो तो सरकार से पूछा जाएगा। हाँ। जो है वो तो सरकार से पूछा जाएगा। तो ये विपक्ष का तो ये कोई आगे जैसे समर्थन दिल से देता है, मुझे लगता है इसके पार्टीबाजी कोई रोल बड़ा है। वो भी एक चीज़ है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं जो असमानता फैलाने में, क्योंकि उनकी भी सरकार रही है, और विपक्ष में भी हम देख रहे हैं तकरीबन उनके पास जो आसपास जो घूमने वाले हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या उनके जो सलाहकार हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं। तो सबसे बड़ा बात आपने ये बोला कि जो रिटायर अफसर है वो जो हमने जनता के बीच में भी जाते हैं, तो एक जो फौजी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिविल जो होता है, सिविल जो हमारी जनता है वो भी ये बोलती है कि जो फौजी है, जो अपना ORS है, उसके साथ में जो अधिकारी उन्होंने दगा कर दिया। यदि अधिकारी को ही पता है कि शरीर सबका एक है, उन्होंने MSP अपना ज़्यादा लिया, उन्होंने DATA सबसे ज़्यादा लिया, तो कहीं ना कहीं हमें तो लगता ही है, और जनता को भी पता चला कि जो अधिकारी वर्ग है वही आपका जो शोषण करने में सबसे आगे था। तो आप उन अधिकारियों को तो अभी अलग कर चुके हो, और अभी जो एक कमेटी बनी है उसमें कैसे आपका आगे प्रोसेस चल रहा है? देखो सर, इससे पहले हम और भी चलते हैं। आपने थोड़ी राजनीति की बात करी, मैं बताना चाहता हूँ कि भाई विपक्ष पार्टी को बुला लो, विपक्ष पार्टी का समर्थन ले लो। सभी राजनीतिक पार्टियां देश की, चाहे वो क्षेत्रीय दल हैं चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, दो बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों के अंदर सैनिक प्रकोष्ठ इकाई है। इनके जो प्रधान हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी हैं बड़े। बीजेपी के अंदर भी रिटायर्ड अधिकारी है सैनिक प्रकोष्ठ की इकाई के। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने भी अपने एक सैनिक प्रकोष्ठ अधिकारी बना रखा और उसमें अधिकारी, तो वहाँ पे कुछ होना नहीं होना, क्योंकि मान लो हम किसी नेता को समझाने का प्रयास करेंगे
उसको जैसे ही वो दफ्तर में पूछेगा तो वो अपने सलाहकारों को बुलाएगा, और सलाहकार कौन है? रिटायर्ड ऑफिसर। तो सलाहकार को बुलाते ही वो हमारी बातों को खारिज कर देगा, वो उसी समय नेता का ब्रेन वॉश कर देगा। एक चीज़ तो ये होगी क्लियर। दूसरी बात, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो बनी है, ये पूरे भारतवर्ष की संस्थाओं को लेके बनी है, और इसके अंदर पूरे भारतवर्ष की जितनी संस्थाएं हैं उनके सब के मेंबर इसमें होंगे। ये उसकी बनेगी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी। वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ही आदेश पारित करेगी, मतलब सारी पावर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पास में होंगी, उसमें किसी व्यक्ति विशेष संस्था के पास में नहीं होंगे। तो 7 अप्रैल के बाद में कोई मीटिंग होने वाली है, क्योंकि 7 अप्रैल के बाद में तमिलनाडु स्टेट यहाँ पे 7 मई के बाद में कोई बड़ी मीटिंग होगी, उसके बाद में बड़ी कॉल कोई होगी, वो घोषणा। मैं जब थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ जहाँ तक बात आप ये बोलना चाह रहे हो, जो अपना आंदोलन है वो जनता से ही बनेगा, जनता के मतलब समर्थन से ही जीता जाएगा। क्योंकि खास तौर पर आपने ये बात कही कि बहुमत की सरकार है, वहाँ भी अधिकारी बैठे हैं, तो दाल गलने वाली की बात नहीं बोल सकता मैं, जो हक नहीं मिला, पहले भी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। तो वो जो आप एक कमेटी बनाओगे उसके अंदर अधिकारी होंगे या सिर्फ जवान ही होंगे? नहीं सर, देखो सबसे बड़ी बात, 75 सालों से हम दरी कुर्सी या जिंदाबाद के नारों में अड़ज गए, और हमारा जो नेतृत्व किया वो उदार के नेताओं ने किया। पर अब की बार पहली बार यह हो रहा है इस आंदोलन में, आज 73 दिन है, तो कि तीनों सेनाओं के रिटायर्ड जो जवान जेसीओज ऑलरेडी हैं वो अपना नेतृत्व कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में या जो जंतर मंतर पे, वो सब अपना नेतृत्व कर रहे हैं, और बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जीनियस बंदे, हर चीज़ की गहराई से जानते हैं। अब ये बताओ, तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो अंग्रेजों का कानून था वो अभी चलने वाला नहीं है, अपने अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। हाँ। और आगे बढ़ेंगे। आप देखो, आप ऑफिस देखते हो सेना में सर्विस के दौरान, सारा काम कौन करते हैं? जवान भाई करते होंगे। कल रख वो साइन कहाँ होते हैं? हुए उसके अंदर स्पीकिंग पपीपिंग लिख के ये इंग्लिश ठीक कर दो, ये मात्रा ठीक कर दो, ये हाँ बस ये इतना ही करना होता है। सारे रूल रेगुलेशन हेड कलर पढ़ के बताता है कि भाई इसने ये गलती करी है, इसकी ये रूल रेगुलेशन बोलता है, या जो भी ट्रेनिंग का पता नहीं कितने क्या है, तो सारा कौन चलाते हैं? जवान जी जो। पर ये समझने के लिए हमारे को 75 साल लग गए, क्योंकि हमारे उदार के नेता थे। दूसरी बात देखो, ऑफिसर जो होते हैं वो IPS IAS स्टेटस के होते हैं, और जो जवान होते हैं वो चतुर्थ श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। तो आप IPS IAS जो होते हैं उनकी मांगे बहुत अलग होती है, और वो अपने लेवल की मांगे करते हैं, क्योंकि भाई वो VIP होते हैं, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ, हम बहुत, और हम देहात में रहते हैं। आदि वक्त तो वहाँ बिजली नहीं आती, हम गली से भी निकलते तो वैसे भी आ रही हैं जा रही हैं। तो हमारी जो मांगे हैं वो हम ही बता सकते हैं, हमारी मांगे कोई दूसरा आदमी नहीं बताएगा। जब पेट में दर्द हमारे है और दूसरा गोली लेने के लिए गया, आज तक 75 सालों में बंद कमरों में रक्षा मंत्री के साथ में, उसने हमारे पेट में दर्द का बहाना लेके, और उसके पेट में दर्द नहीं था तब भी वो हमारी गोली खा गया। मतलब 42,700 करोड़ रुपए की तो एक गोली खा गया, और दूसरी गोली 23,000 करोड़ की खा गया, प्लस उसके अंदर सरकार ने और पैसा बढ़ा दिया, 28,000 करोड़ की 2 गोली पड़ी। मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सारी चीज़ें समानता का अधिकार मांगती है। ये कोई नाजायज मांगे नहीं है। मैं एक चीज़ और बताऊं कपिल भाई, जैसे इतना मैं देखा हूँ, इतना आपकी बातों से समझा, एक मतलब एक लोगों के अंदर एक लहर आपने पैदा कर दी, मतलब अपने अधिकारों को कैसे लिया जा सकता है? अपने अधिकारों को लेने के लिए मतलब आपको ये लग रहा है कि आदमी को शिक्षित होना पड़ेगा, तो आप ये चीज़ें आप कर रहे हो। हाँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी जो कमेटी 7 तारीख को बनेगी, उसमें कितने मेंबर होंगे, और उस मेंबरों को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, ताकि ऐसा तो नहीं है कि फिर से कोई राजनीतिक आदमी बच्चे। देखो सर, अभी 73 दिन हो गए, राजनीति को सो दूर है, हमारे फोन भी टाइप हो रहे हैं, हम आते किस में, हम साइकिल पे आते हैं या फॉर्चूनर गाड़ी में आते हैं, ये सरकार को सबको मालूम है। अकेले आते हैं, मैं जहाँ तक जाता हूँ, मतलब इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस, जहाँ पे मैं उतरता हूँ, मेट्रो के नीचे गाड़ी खड़ी करके आता हूँ, वहाँ तक मेरे साथ में कुछ बंदे जाते हैं, 1-2, जो शक्ल से ही पता लग जाता है ये कहाँ से कहाँ, वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो उन्हें सरकार को भी पता लग गया नॉर्मल है बेचारे, इनके पीछे कोई राजनीति नहीं है। बात और भी है, बोला ये इतना हमारे मतलब फॉर्च्यूनर तो धरने पे क्यों बैठे, ये सरकार को मालूम हो गया। वो सरकार को ये मालूम है 73 दिन इन्होंने निकाले कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ जंतर मंतर पे 73 दिन निकालना बहुत बड़ी बात होती है, और 10 महीने से आंदोलन की तैयारियों में थे कि 10 महीने से जो कमेटी बनेगी ना सर, वो भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनेगी, पूरे देश के उसमें सदस्य होंगे। हम तो उनके नेतृत्व में चलेंगे, या
आंदोलन की भूमिका अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन लेके चलेगी। बहुत ही सख्त इसके कानून है, बाइलॉज है, एफिडेविट लिए जाएंगे, सारी चीज़ें ली जाएंगी। अगर कपिल ने किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने की कोशिश की या धरने को हाईजैक करने की कोशिश की गई तो उसी समय उसको बाहर कर दिया जाएगा। कि हम यहाँ तक इस कमेटी के जो सीनियर एडवोकेट हैं वो यहाँ तक इसको लेके चल रहे हैं, कल ना कोई लीगल प्रॉब्लम हो जाए, किसी सदस्य को तुरंत प्रभाव से बाहर करना पड़े और वो जाके कोर्ट में खड़ा हो जाए, तो वहाँ तक भी इसके बाइलॉज और संविधान, जिसका विमोचन संविधानों का जो पढ़ के और यहाँ पे कॉपी बांट दी गई थी 30 अप्रैल को, जो हमारे इसके फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ की तरफ से पूरा बाइलॉज और जितने वो कमेटी के अंदर जो एडवाक कमेटी में आए हैं सबकी ईमेल पे बाइलॉज भेज दिए गए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। यहाँ तक सर देखो, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है तो हमारा जो लाइव चलाते हैं वहाँ से पूरा सिस्टम की वो देख ले कि हम तू में मैं कर रहे हैं, बहस हो रही है, विचारों में हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि देश के सैनिकों को जानने का पूरा अधिकार है कि बंद कमरों के अंदर क्या हो रहा है। तो वो हम पहले से ही लाइव चलवा रहे। जो बंद कमरों में जो हो रहा था वो अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा, बिल्कुल ना, बिल्कुल। इसके लिए तो इतना लोकतंत्र है पूरा। कोई भी मीटिंग होगी तो पहले मीटिंग में लाइव कैमरे लगेंगे पूरे के पूरे। अभी मेरा एक लास्ट में प्रश्न है कि आज से 10 दिन पहले हम आए थे, आपसे मुलाकात भी की थी, जब एक दिल्ली वेटरन्स के नाम से अलग से गुट बना था, उसके साथ समझौता हुआ या अलग ही चल रहा है? नहीं, देखो सारे बहुत सारी चीज़ें होती है धरने को खंडित करने के लिए या गोदी संस्थाओं के द्वारा। ये देखो अभी मैं बताऊं, हमारा जिला सोनीपत है हरियाणा में, वहाँ पर मैसेज दिया गया कि कपिल फौजी की रैली है 6 नवंबर की, 6 अगस्त की, 6 अगस्त की कि कपिल फौजी की है। दूसरा वीडियो वायरल हुआ अन्ना हजारे रालेगंज सिद्धि से, जो कल भी वायरल हो रखा है कि 6 अगस्त को कपिल फौजी रैली कर रहा है यहाँ पे जंतर मंतर पे। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कोई 6 अगस्त की रैली नहीं कर रहा कपिल फौजी। और कपिल फौजी में इतनी ताकत या इतनी शक्ति नहीं कि कपिल फौजी अकेला कोई कॉल कर दे, क्योंकि अभी जो कॉल करेगी वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन करेगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर बोला कि आपने थोड़ा हमला भी बोला, मैं गंभीरता से मानता हूँ इस बात को, कि उन्होंने बोला कि 40 लाख रुपए आ गया कपिल को। सर देखो ये कहने का है, जीभ में कोई हड्डी होती नहीं भाई। आज पहली बार है, तू फौजी भाई है और पूर्व सैनिक है, पत्रकार है, इसलिए ये जो धरना चल रहा है ना, ये हमने बता कैसे चला रही थी 71 दिन। यहाँ का जो खर्चा है प्रतिदिन का वो 7 से 8 हज़ार रुपये का है। यहाँ पे चाय पानी, यहाँ पे जो टेंट पेंट सारी चीज़ें जो भी है। हमारे पास में एक कमरा है, कभी 2 कमरे, एक कमरे का जो किराया है वो 800 रुपया, जो परमानेंट जो बंदे रहते हैं पर डे 800 रुपये, पर डे 800 रुपये, जो धर्मशाला का कोई भी जाकर वहाँ पूछ सकता है। और हमारे पास में कोई जगह नहीं है। 800 और गुणा 30 दिन का कितना हो गया, 24,000 हो गया ना। 4 से 6 आदमी तक परमानेंट यहाँ रहते हैं, जो अपना खाना पानी बनाते हैं, खाते हैं। उनका भी आप पूरे महीने का लगा लो। और पैसे यहाँ पर कोई आदमी, ये आप यहाँ पे कितनी बार आए धरने में? मैं ये बात बोली भी थी उनको, नहीं आप मैं बता रहा हूँ, मैंने ये बात उनको काउंटर पर्सन भी किया था कि 40-50 लाख देने के लिए मुझे लग रहा है जंतर मंतर के सारे फौजी भरे तब जाके होगा। नहीं, 40-50 का कोई मतलब भी नहीं। कभी भी आप कोई वीडियो दिखा दो हमारी तरफ से, जब कभी हमने अपील करी हो, आज तक नहीं करी। जो अपनी मर्जी से दे के जाता है वो दे के जाता है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति ये बोलता है कि इनके पास में 2.5 करोड़ रुपया आ गया, उसी से सवाल कह दो कि आप कितने दे के आए, आप पर्ची दिखाओ। अगर उस बंदे ने 100 रुपये दिए होंगे तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 2.5 करोड़ आगे होंगे। पर जो कोई 10 रुपये नहीं दे रहा, वो बोल रहा है 2.5-3 करोड़। और जबकि सर यहाँ पर जो भी इसे, जैसे कि आज खरखोदा आया हुआ था सोनीपत से, उनको पूरी छूट रहती है, क्योंकि उस दिन वो मंच का संचालन करते हैं। 20 फरवरी से लेके आज तक क्या आया, क्या नहीं गया, क्या दे के गई। अगर भाई नेवी वाले, अगर आप इस धरने में 10 बार आए हो, 10 बार आए हो, तो मेरे हिसाब से फिर आप भी 10 बार 1-1 लाख रुपया दे के गए होगे। पर अगर आप सच बतलोगे, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने ये चीज़ को काउंटर भी किया था कि मैं बोला यदि 40 लाख रुपए यदि आए, यदि 100 रुपये भी दें तो 4 लाख रुपए समथिंग होते हैं। तो इतनी तो कोई यहाँ पर मीटिंग हुई कोई हो भी कोई अभी तक उन्होंने बोला कि 2.5 करोड़ रुपया आ गए, 3 करोड़ रुपया आ गए। कोई देश में खड़ा होके ये तो बोलने वाला होना चाहिए कि हाँ भाई लाख रुपये मैंने पूछाए थे, लाख रुपये सतपाल ने पूछाए थे, लाख रुपये सुखविंदर ने भाई पंजाब से पूछाए थे, भाई रंगन जी ने तमिलनाडु से पूछाए थे 3 लाख रुपये। इसीलिए मैं ये पर्सन हुआ, हमें भाईसम नहीं हुआ तो हमने वो भाई तोड़ने के लिए है। देखो हम पहली बार उठे हैं। देखो एक शब्द होता है मीर जाफर और एक होता है जयचंद। ये सबको मालूम है क्यों?
एक और शब्द का निर्माण कराया हमने ऊपर, मतलब अलग से हाँ अलग से। अब की बार मैं अलग से नारा दूंगा। आपने इतिहास लिखना शुरू कर दिया। हाँ, भाड़े के टट्टू। अच्छा। हाँ, भाड़े के टट्टू जो काले अंग्रेजों के इशारे पे जिनकी जेब में पैसा डालते हैं और ये काउंटर करवाते हैं, ये कुछ पैसा डालने से ही ये मुजरा करने लग जाते हैं। ये भाड़े के टट्टुओं के कारण हमारी ये दुर्दशा हुई है, ये असमानता हुई है। सच्चाई में आप मेरे से पूछो कि भेदभाव हुआ कैसे, इसके जिम्मेवार कौन है, तो मैं ये कहूँगा मैं जिम्मेवार हूँ, आप जिम्मेवार हैं, ये पीछे जितने मेरे बुजुर्ग सैनिक बैठे हैं ये सब जिम्मेवार। ना इसमें केंद्र सरकार जिम्मेवार है 75 सालों की, और ना ही रिटायर्ड ऑफिसर, क्योंकि जब हमने अपनी मांगे नहीं मांगी, हम नीचे बैठ गए, कुर्सी बिछाने लगे, दरी बिछाने लगे, हमने ये नहीं देखा कि वो मंच के ऊपर क्या भाषण दे रहा है, हमारे को मंचों के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। और नहीं है तो 15 सितंबर 2013 की रैली हुई थी रेवाड़ी में, 6-7 लाख रुपये 6-7 लाख सैनिक आए थे, 97% सैनिकों की संख्या है। एक भी सिपाही से लेके ऑन रेडी का नाम बता दो जो स्टेज पे गया हो, नहीं गया। और ऊपर कौन थे, सारे रिटायर्ड। तो कसूरवार कौन है, देखो अपना हम खुद है। मैं इसी कारण से घने आदमियों को मेरी ये बातें अच्छी भी नहीं लगती कि हमारे को अपने आप को क्यों बोलते हैं, हाँ सच्चाई कड़वी क्यों, जबकि मैं ये बोलता हूँ कि भाई हमारे जैसे भाड़ू के टट्टू थे ना, जो भाड़े के टट्टू थे, उनके कारण ये, उनके कारण आज हमारी जो सैनिक माता बहनें, जो सैनिक विधवाएं हैं, वो 11,500 रुपये में गुजारा करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।